जय हिंद बच्चों। तो आज आपका हुआ है FST 64 ऑनलाइन वे में, और उसके डिस्कशन के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आपको पता है सेशन की शुरुआत होती है सिंह सर की एक मिशन के साथ कि डॉक्टर बनने का अधिकार सबको और पढ़ने का अधिकार भी सबको। चलिए शुरू करते हैं। और आपका 91 क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, लिखा हुआ है हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। इसमें से कितनी मैचिंग सही है ये बात आपसे जानने को क्वेश्चन पूछ रहा है। शुरू करते हैं। जूस्टेरा सी ग्रासेस होते हैं, मरीन सी ग्रासेस कहते हैं। और इसमें जो पॉलिनेशन है वो आपके पास वाटर से होता है, हाइड्रोफिली है। और उस हाइड्रोफिली में भी हम कहते हैं सबमर्ज्ड कंडीशन में हाइपोहाइड्रोफिली है। फिर हाइड्रिला आपके पास ये भी वाटर पॉलिनेटेड प्लांट है और ये एपी हाइड्रोफिली शो करता है ना, वाटर सरफेस पर। जबकि वाटर लिली के सामने पॉलिनेटिंग एजेंट इज वाटर लिखा हुआ है, ये बात गलत है। पॉलिनेशन या तो एयर के द्वारा होगा वाटर लिली में, या फिर आपके पास इंसेक्ट के द्वारा। उसके बाद लिखा है ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट मेल गैमीट ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, ये बात सही है। 3 मैचिंग सही है, आंसर आपका सेकंड बन जाएगा। 91 के बाद 92, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए लिखा हुआ है पॉलिनेशन गिव्स द गारंटी ऑफ द प्रमोशन ऑफ पोस्ट पिस्टल इवेंट दैट लीड टू फर्टिलाइजेशन। क्या पॉलिनेशन 100% गारंटी देता है कि अगर पॉलिनेशन हो गया है तो पॉलिन आप पिस्टल इवेंट्स होंगे ही और फर्टिलाइजेशन 100% होगा? ये बात की गारंटी नहीं दे सकता, गलत जवाब। लिखा हुआ द इवेंट्स फ्रॉम पॉलिन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा अंटिल पॉलिन ट्यूब एंटर्ड द ओव्यूल टुगेदर रिफर्स टू एज पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन। बिल्कुल बात सही है कि पॉलिन के डिपोजिशन से लेकर और पॉलिन ट्यूब का इन मेल गैमीट्स को लेकर एंट्री कर जाना ओव्यूल्स तक, इस पूरे इवेंट को हम पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये बात सही है, इन्वॉल्विंग पॉलिन ग्रेन रिकॉग्निशन फॉलोड ओनली प्रमोशन, ये बात गलत है। इसमें प्रमोशन तभी होगा जब सेम स्पीसीज और डिफरेंट प्लांट का आपके पास पॉलिन ग्रेन होगा। अगर वो क्रॉस पॉलिनेशन करता है तो आप ऑलवेज प्रमोशन होगा, रिजेक्शन नहीं होगा। किसी अदर स्पीसीज का पॉलिन आ गया तो रिजेक्ट भी हो जाएगा ना, तो ये वाली बात गलत हो गई। पिस्टल हैज नो एबिलिटी, बिल्कुल एबिलिटी होती है, नो नहीं। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पॉलिन ग्रेन वेदर राइट और रॉन्ग टाइप, तो नो लिख दिया है, दैट्स वाई ये वाली बात गलत हो गई। आंसर 92 का सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। स्टैमिन, स्टैमिन को आप किससे कनेक्ट करोगे, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। स्टैमिन आप पॉलिन ग्रेन से भी कर सकते हो, स्टैमिन में एंथर में पॉलिन ग्रेन होंगे, लेकिन यहां पर ऑप्शन के बिहाफ पर आप स्टैमिन को कनेक्ट करिए स्पोरोजेनस टिश्यू से, ए का हो जाएगा थर्ड। जर्म पोर आपके पास पॉलिन ग्रेन में, ये हो जाएगा सेकेंड। पार्थीनियम आपको पॉलिन एलर्जी करा देगा, ये हो जाएगा फोर्थ। और लॉक्यूल इज द ओवरी की कैविटी को कहते हैं फर्स्ट। और इस तरह से मैचिंग आपके पास थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट आ रही है। आंसर थर्ड बन रहा है। आंसर क्या बन रहा है बेटा, थर्ड बन रहा है 93 का। अगला क्वेश्चन 94, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी और एंड स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, रेशियो पूछ रहा है कुछ जीनोटाइप का। बेटा याद रखिएगा F2 जनरेशन में जीनोटाइप का रेशियो, अगर कभी भी जीनोटाइप देकर इंडिविजुअल पूछना चाहे तो आप 2 की पावर n लगाएंगे। 2 की पावर n मतलब n यहां पर होगा हेट्रोजाइगस पेयर। क्या होगा बेटा, हेट्रोजाइगस पेयर। तो आप बताइए, यहां पर कोई भी हेट्रोजाइगस नहीं है, 2 की पावर 0 मतलब 1। यहां पर एक हेट्रोजाइगस है, 2 की पावर 1 मतलब 2। यहां पर भी एक हेट्रोजाइगस है, 2 की पावर 1 मतलब 2। और यहां पर एक भी हेट्रोजाइगस नहीं है, 2 की पावर 0 मतलब 1। तो रेशियो आया 1:2, 2:1। आंसर आपके पास ये आ जाएगा। और यहां पर आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, 94 का थर्ड हो जाना है। 95, हीमोफिलिक फीमेल क्या मैरीज, हीमोफिलिक फीमेल है, चलिए दोनों पर हमने डॉट लगा दिया। हीमोफिलिक, इसकी मैरी हुई है किसके साथ, नॉर्मल मेल के साथ। तो वो पूछ रहे हैं थ्योरेटिकली रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग रिगार्डिंग हीमोफीलिया विल बी। आप क्रॉस करा लो सिंपली। आप देखिए
एक तरफ XY लिख दे रहे हैं, एक तरफ हम XX। हीमोफिलिक फीमेल से शादी हुई तो ये वाले बात देखिए, कैरियर नॉर्मल फीमेल हो जाएगी, ये आपके पास डिजीज हो जाएगा, ये कैरियर फीमेल हो जाएगी और ये मेल डिजीज हो जाएगा। इसका मतलब ऑल ऑफस्प्रिंग आर हीमोफिलिक, ये वाली बात गलत है। सिर्फ मेल हीमोफिलिक होंगे जबकि फीमेल कैरियर नॉर्मल है। ऑल गर्ल्स आर हीमोफिलिक, ये बात भी गलत है। जो गर्ल्स हैं वो कैसी होंगी, वो आपके पास कैरियर नॉर्मल होने वाली। जबकि ऑल सन आर हीमोफिलिक, ऑल सन आर हीमोफिलिक, ये बात सही है। हाफ डॉटर एंड हाफ सन आर हीमोफिलिक, ये बात भी गलत है। तो आपका पास आंसर 95 का थर्ड बन जाता है। ठीक बेटा, अगला, द कॉज ऑफ टर्नर सिंड्रोम इज मैन इन। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बेटा, आपको पता है, ये मोनोसोमी का एग्जाम्पल है। मोनोसोमी हो जाती है ऑफ एक्स क्रोमोसोम की। ठीक है, तो आप देखिए ये इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज है, नहीं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, नहीं ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। क्या बेटा, सेक्स क्रोमोसोम की कमी हो गई। आंसर 96 के बाद 97। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है। हाई लेवल ऑफ थायरॉक्सिन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, बीएमआर बढ़ेगा और भी बहुत सारी चीजों को मेंटेन करने में थायरॉक्सिन हेल्प करेगा। कॉर्टिसोल प्लेसेंटा से निकलता है, नहीं, निकलता है आपके पास एड्रीनल कॉर्टेक्स से। किससे निकलता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से। ओवरी रिलैक्सन से निकलता है, ठीक है, स्टेम सेल्स इनर सेल मास में पाई जाती हैं। गलत जवाब आपका 97 का सेकेंड है बेटा। अगला क्वेश्चन 98 लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ वन अमीनो एसिड बाय मोर देन वन कोडॉन। अगर किसी भी एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडॉन पाए जाते हैं, मोर देन वन कोडॉन आर प्रेजेंट, तो ये उसे डीजनरेसी की तरफ ले जाता है। डीजनरेट कहलाते हैं जेनेटिक कोड। तो ये ड्यू टू कैसे है, पंक्चुएशन ऑफ जेनेटिक कोड नहीं, कॉन्टिन्यूअस नेचर ऑफ जेनेटिक कोड नहीं, डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, यस डीजनरेसी तो होगा, डीजनरेट, और यूनिवर्सल नेचर ऑफ जेनेटिक कोड नहीं। आंसर आपके पास थर्ड बन जाएगा 98 का। अगला क्वेश्चन 99 द प्रोसेस बाय विच एमआरएनए इज मेड बाय डीएनए। कह रहे हैं कि भैया आपको बताना है एमआरएनए जो बना है डीएनए से और प्रोटीन जो बनी है एमआरएनए से, इसे हम क्या कहते हैं। तो वो सिंपल पूछ रहे हैं, डीएनए से एमआरएनए बनाया है पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में हमने एमआरएनए से प्रोटीन बनाई है। बस क्वेश्चन को पूछने का उन्होंने तरीका बदला है। डीएनए से एमआरएनए को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन के बनने को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की बात है। आपके पास पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होगा ट्रांसलेशन। पहला स्टेप ही ठीक लग रहा है, पहला स्टेप बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका 99 100 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिफर्स टू। आपके पास डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप कैसे कर रहे हैं, क्या मतलब इसका रीजन है। तो टेक्निक यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट ऑफ इंडिविजुअल नहीं। फिर लिखा मॉलिकुलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल ऑफ डीएनए सैंपल, सीएस। एनालिसिस ऑफ डीएनए सैंपल यूजिंग इम्प्रिंटिंग डिवाइस नहीं, डीएनए सैंपल्स को एनालाइज नहीं, आपको उसके मॉलिकुलर एनालिसिस करनी है। हम बात कर रहे हैं दो लोगों के डीएनए में पाए जाने वाले डिफरेंस के ब्याह पर दो लोगों को पहचानना। इस ब्याह पर आपको सेकंड बात सही है, सेकंड बात ऑप्शन ठीक है, 100 का सेकंड हो जाएगा। 101 101 आपको क्वेश्चन देख लीजिए कहां से आया हुआ है। आपको पिरामिड दिए गए हैं, वो भी एज पिरामिड है, और यहां पर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ज्यादा, देन रिप्रोडक्टिव, देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव, और इसे हम कहेंगे एक्सपेंडिंग। ऐसी पॉपुलेशन क्या कहलाई जाएगी, एक्सपेंडिंग। शेप क्या हो गया, पिरामिडल। ये रिप्रोडक्टिव और आपके पास प्री रिप्रोडक्टिव बराबर हो जाएंगे तो इसे हम कहेंगे स्टेबलाइजिंग, मतलब स्टेबल। और ये आपके पास प्री रिप्रोडक्टिव कम, रिप्रोडक्टिव ज्यादा, तो ये हो जाएगा डिक्लाइनिंग।
तो बस वो यही पूछना चाह रहा है कि ये जो डायग्राम है उसके हिसाब से कौन सी बात सही है। रिप्रेजेंट द एज पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, एडॉप्टेशन के बारे में नहीं बता रहा। फिर लिखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी पिरामिड, नहीं, एनर्जी को भी नहीं दर्शा रहा। पिरामिड ऑफ नंबर को भी दर्शा रहा, नहीं। आंसर आपके पास फर्स्ट सही है, 101 का फर्स्ट हो जाएगा बेटा। अगला लिखा हुआ अगर दो स्पीसीज कंपीट कर रही हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, दे कुड अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न। तो बताइए अगर दो स्पीसीज अगर कंपटीशन कर रही हैं और आपको पता है लॉन्ग टाइम तक के लिए, लंबे समय तक अगर दो स्पीसीज कॉम्पीट कर रही हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो सुपीरियर वाली इंफीरियर वाले को खत्म कर सकती है, ऐसा एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में बोला गया है गॉस के। तो अगर दो स्पीसीज कॉम्पीट कर ही रही हैं तो क्या उन्हें कॉम्पीट करते करते दोनों की आर वैल्यू कम होगी और इंफीरियर वाले के खत्म होने का भी खतरा है, तो क्या करना चाहिए? तो स्पीसीज एक्सक्लूजन के बजाय वो एक बीच का रास्ता निकालती है जिसे कहते हैं रिसोर्स की पार्टीशनिंग। वो कंपटीशन को अवॉइड करते हैं और क्या करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। वो अपना फोरेजिंग टाइम, खाना खाने का टाइम और कहते हैं उन अपने खाने के टाइप को बदलकर आप क्या कर सकते हो, कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हो। इसी को कहते हैं रिसोर्सेस की पार्टीशनिंग। ये रिसोर्सेस की पार्टीशनिंग की बात कर रहा है जिसे मैक ऑर्थर साहब ने बताया। ठीक है। अगला आपके पास सेलेक्ट करेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम गिवन टेबल। आप देखिए कॉलम 1 कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, रिसोर्स की पार्टीशनिंग, प्रेडेशन, कॉमनसेलिज्म। आपको यहां पर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। कंपटीशन एक्सक्लूजन की बात कर लें तो हम कह सकते हैं बैलेनस और कैथामेलस बर्नेकल, है ना। तो आपके पास ये आप थर्ड से लगाइए, बर्नेकल को आप लेकर आ सकते हैं यहाँ पर। रिसोर्स की पार्टीशनिंग को लेकर आप वार्बलर्स की बात कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4। प्रेडेशन को लेकर आपको क्या एग्जाम्पल दिख रहा है, पिजास्टर एक प्रेडेटर है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। इसी को रिमूव करने से मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट हो गई थी। कॉमन सेलिज्म की कैटल, एग्रेट और कैटल की बात है और ये आपका कॉमन सेलिज्म बन जाएगा। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड ऐसे लेकर आपके पास आंसर क्या बनेगा, सेकेंड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज करेक्ट फॉर फूड चेन। फूड चेन के बारे में बात कर रहा है तो आपको पता है ये जो भी आपके पास दिया हुआ है वो आपके पास है ग्रेजिंग फूड चेन, जो इसकी शुरुआत आपके प्रोड्यूसर से होगी। तो ग्रास आपके पास प्रोड्यूसर हो गया, उसे खाने वाला हर्बीवोर मतलब प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास हॉपर, फिर आपके सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब प्राइमरी कार्निवोर फ्रॉग, सेकेंडरी कार्निवोर आपके पास स्नेक और हॉक आपके पास टर्शरी या टॉप कार्निवोर में आ जाए। ये पहली मैचिंग आपके पास, पहला ही फ्लो बिल्कुल सही है। ग्रास हॉपर फिर ग्रास पर नहीं, मतलब ये ग्रास हॉपर पर डिपेंड नहीं कर रही। हॉक आपके पास डायरेक्ट ग्रास हॉपर पर नहीं, और फिर वो ग्रास के बारे में, ग्रास सबसे शुरुआत होगी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, प्रोड्यूसर्स होते हैं यहाँ पर, किसी में भी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर उन्होंने प्रोड्यूसर नहीं दिए सिवाय एक के। तो आंसर आपके पास क्या हो जाना है, थोड़ा सा कलर देख लेते हैं, कलर आपके पास बता दे रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पिरामिड ऑफ नंबर इज, नंबर की बात करी जाए तो पिरामिड एनर्जी का ऑलवेज अपराइट होता है। नंबर के केस में आपके पास पता है कि अगर मैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करूं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करूं इन अ ट्री इकोसिस्टम, कैसा ट्री इकोसिस्टम, तो ये आपके पास इन्वर्टेड आ सकता है। क्या आ सकता है, इन्वर्टेड, और अर्न शेप भी आ सकता है, अर्न शेप भी जिसे हम कहते हैं वो भी आ सकता है। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल की ट्री इकोसिस्टम में ऑलवेज अपराइट नहीं होगा, ये ऑलवेज अपराइट नहीं होगा, इन्वर्टेड भी हो सकता है।
यहाँ पर ऑलवेज अपराइट नहीं, ऑलवेज इन्वर्टेड नहीं, आइदर अपराइट और इन्वर्टेड। याद रखिएगा कि इन्वर्टेड आपको बायोमास के केस में रिवर या फिर किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम का देखने को मिल सकता है। 106 in a logarithm relationship between species richness and area log s बराबर log c plus z log a, ये इक्वेशन दी गई है और वो पूछ रहा है z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको पता है ये z की वैल्यू हर जगह पर सेम होती है, जिसकी वैल्यू 0.1 से 0.2 वेरी करती है। जब तक कोई बहुत लार्ज आप एरिया ना ले लें, जैसे कि कॉन्टिनेंट ना ले लें, और अगर आपने बहुत लार्ज एरिया लिया है तो इसकी वैल्यू 0.6 से 1.2 तक आती है। और ऐसे ही बताया गया था कि हमने ट्रॉपिक्स का पूरा कॉन्टिनेंट लिया है, उसमें फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स का जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट या स्लोप है, जो स्लोप है आपके पास, या फिर इसी को हम कहते हैं रिग्रेशन कॉफिशिएंट, वो क्या आया था, वो आया था आपके पास 1.15। तो ये स्पीसीज रिचनेस को नहीं दर्शा रहा, एरिया को नहीं, स्लोप लाइन को दर्शा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। यही अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। देखिए, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज करती है अगर मैं मूव करूं अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। बिल्कुल गलत जवाब है। स्पीसीज डाइवर्सिटी इक्वेटर से पोल की तरफ घटती है। बर्ड्स के नंबर पर आपने देखा होगा, कोलंबिया, इंडिया, न्यूयॉर्क, ग्रीनलैंड 1400, 1200, 105, 56, तो ऊपर जैसे ही जा रहे थे वो क्या हो रही थी? कम हो रही थी, बढ़ नहीं रही थी। स्टीलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय मैन। ये बात सही है, स्टीलर सी काउ और पैसेंजर पिजन आज एक्सटिंक्ट हो गए, उसका रीजन है ह्यूमन का ओवर एक्सप्लॉइट करना। लैंटेना और आइकॉर्निया आर इन्वेसिव बीड स्पीसीज इन इंडिया, सही है। और अमंग एनिमल इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप। बिल्कुल सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको इंसेक्ट को लेकर देखने को मिल जाती। सही जवाब आपका 107 का सेकेंड है। क्लियर? अगला क्वेश्चन 108। मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर इकोलॉजिस्ट एंड देयर कॉन्सेप्ट। एक तरफ इकोलॉजिस्ट है, दूसरी तरफ उनका कॉन्सेप्ट है। रॉबर्ट मे की बात की जा रही है, तो ग्लोबल स्पीसीज एस्टिमेट किया था 7 मिलियन बताया था, और आपको पता है कि बताया गया था इसका लगभग 22% अभी तक डिस्कवर हो चुका है, जो कि वैल्यू है 1.5 टू 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज जो नोन है। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट की बात करी गई है, इफेक्ट ऑफ एरिया एक्सप्लोरेशन ऑन स्पीसीज रिचनेस, ठीक है, सेकंड हो गया। डेविड टिलमैन ने आपको बताया था कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंपॉर्टेंट होती है प्रोडक्टिविटी पर बेस्ड। जितना स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगी उतना ईयर टू ईयर वेरिएशन कम दिखेगा, मतलब कांस्टेंट आपके पास बायोमास का प्रोडक्शन होगा। तो ये हो जाएगा 4। और पॉल एडलिश ने बताया था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के द्वारा हर स्पीसीज की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। तो आप यहां पर मैचिंग कर सकते हैं। मैचिंग है फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड। आंसर आपके पास थर्ड बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लिखा हुआ पार्थेनियम इज एन एंडेमिक स्पीसीज अवर कंट्री, बिल्कुल गलत। आपके एंडेमिक स्पीसीज नहीं है, एक्सोटिक है। अफ्रीकन कैटफिश इज नॉट थ्रेट टू इंडिजिनस कैटफिश, ये भी गलत है, क्योंकि ये अफ्रीकन कैटफिश क्या हो गई? ये भी आपके पास एक्सोटिक स्पीसीज हो गई, और एक्सोटिक स्पीसीज हो गई तो यहाँ की लोकल स्पीसीज के लिए थ्रेट पैदा करेगी, क्योंकि इसका नेचुरल यहाँ पर प्रेडेटर नहीं होगा, इसके नंबर बहुत तेजी से बढ़ेंगे। स्टीलर सी काउ एज एन एक्सटिंक्ट एनिमल, ये बात ठीक है। फिर लिखा लैंटेना कमारा इज पॉपुलरली नोन एज कैरेट ग्रास, नहीं, कैरेट ग्रास का नाम होता है पार्थेनियम। क्या होता है बेटा? पार्थेनियम। इसका मतलब आपके पास जवाब क्या हो जाएगा? थर्ड। अगला क्वेश्चन,
लिखा हुआ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड, कायदे से समझना, अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। देखो याद रखना बेटा, कहते हैं कि ये अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश आप लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे कर सकते हो, तो ये पूछने का मतलब ही है कि आपसे पूछना चाह रहा है डिफाइनिंग फीचर। क्या पूछना चाह रहा है? डिफाइनिंग फीचर पूछना चाह रहा है। और डिफाइनिंग फीचर में मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है, अंडरलाइन इंटरेक्शंस है। तो याद रखिएगा ये डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, इंटरेक्शन विद देयर एनवायरमेंट। ये लाइन सही है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, और फिर लिखा हुआ है एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन को शो करते हैं। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि ये हमेशा प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन को शो नहीं करते, हो सकता है रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन को शो करते हो। कहते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करता है और अपने सुटेबल कंडीशन के बिहाफ पर रिस्पॉन्स शो करता है, इसी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। लेकिन हमेशा प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन करेगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है। क्लियर? आपके पास रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग नहीं है, ग्रोथ एंड मूवमेंट डिफाइनिंग नहीं है। अब आपसे कहा जाए कि रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, तो किसी भी टच के प्रति रिस्पॉन्स शो करना, यस कॉन्शियसनेस दर्शा रहा है, लेकिन पूरी तरफ से बात यह भी सही नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्स देना टच के खिलाफ, तो वो टच के खिलाफ रिस्पॉन्स तो हमारा बोर्ड भी दे रहा है, हमारे मोबाइल भी दे रहे हैं, नॉन लिविंग भी आपको इस तरीके से रिस्पॉन्स देते नजर आ रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि अब वो लिविंग है, तो बात यहां पर भी फिट नहीं बैठ रही। लेकिन इस हिसाब से तो चारों ऑप्शन ठीक नहीं बैठ रहे। लेकिन एक बार ये आया हुआ एनसीआर मतलब जो है ना, पिछला आया हुआ ये क्वेश्चन है जो अनसॉल्व्ड का है, और उसमें उन्होंने आंसर को रिस्पॉन्सिवनेस टू टच माना है। मैंने आपको अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, मैं किसी भी ऑप्शन के साथ फुल्ली कन्विंस्ड नहीं हूं। ये ऑप्शन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस का मतलब हमेशा टच से बात नहीं होती। तो आपके पास जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है उसका मतलब ही होता है सारे लिविंग्स में पाया जाए और नॉन लिविंग्स में ना हो। तो ये रिस्पॉन्स देना टच के प्रति, तो कोई आजकल के नॉन लिविंग थिंग जैसे मोबाइल वगैरह भी टच वाले आते हैं, वो भी दे सकते हैं, दैट्स वाई। तो लेकिन जो आंसर आपको दिया है एनसीईआरटी में उसके साथ अगर जाएंगे तो 4 हम जा सकते हैं। बाकी मैं किसी से पर्टिकुलरली पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हूं। अगला, मैच द ऑर्गेनिज्म कॉलम 1 विद हैबिटेट कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 की बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर उन्होंने कहा हेलोफाइल्स, जो हेलोफाइल्स है वो कैसे एरिया में रहते हैं? सॉल्टी एरिया में रहते हैं, ये 4 हो गया। थर्मोएसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, फर्स्ट हो गया। मिथानोजेंस गट ऑफ रूमिनेंट्स की बात ठीक है, ये थर्ड हो गया। और साइनोबैक्टीरिया एक्वाटिक एनवायरनमेंट में ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, सेकंड हो गया। तो फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड, फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड को लेकर आंसर आपका फर्स्ट हो गया। 112 112 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखिए 112 क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, यहां से पकड़ सकते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, और विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल, इसके पास डेफिनेट सेल वॉल भी नहीं है, और पैथोजेनिक भी है प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स पर, और ये बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है। इतने से मेरे दिमाग चला गया कि भाई साहब तुम कोई और नहीं, तुम माइकोप्लाज्मा ही हो। जो माइकोप्लाज्मा आपके पास पैरासाइट या पैथोजेनिक होता है बोथ प्लांट और एनिमल्स पर, और ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है, तो हम इसे कहेंगे फैकल्टेटिव एनारोब। ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोब। क्लियर? तो ये जवाब है माइकोप्लाज्मा का, जिसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है बेटा। अगला 113 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, लैमिनेरिया मल्टीसेलुलर है, सारगासम भी मल्टीसेलुलर है,
जलीडियम भी मल्टीसेलर है, ग्रासिलेरिया भी मल्टीसेलर, एनाबिना यूनिसेलर, लेकिन वॉलवॉक्स मल्टीसेलर, क्लोरेला यूनिसेलर और स्पाइरुलिना भी यूनिसेलर। लेकिन याद रखना ये आपके पास क्लोरेला यूनिसेलर एल्गी है, लेकिन इसका किंगडम पूछा जाए, इसका किंगडम पूछा जाए क्लोरेला का, तो वो आप बताएंगे प्रोटिस्टा। और स्पाइरुलिना का अगर किंगडम पूछा जाए तो ये है साइनोबैक्टीरिया, और इसका आप किंगडम बताएंगे मोनेरा। क्लियर? अगला 114, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है? देखो लिखा हुआ एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि एल्गी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करती है, अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा लेती है। एल्जिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, गलत। एल्जिन ब्राउन एल्गी से मिलता है, जबकि कैराजीन मिलता है मुझे रेड एल्गी से, गलत बात। फिर हो गया अगर अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जलीडियम और ग्रासिलेरिया, बिल्कुल, इसी को हम सीवीड्स कहते हैं, और इसी को हम कह सकते हैं रेड एल्गी के मेंबर हैं। क्या है? रेड एल्गी। लैमिनेरिया सार्गासम को हम यूज कर सकते हैं एज अ फूड, तो गलत जवाब आपके पास 114 का सेकंड हो जाएगा। अगला आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। करेक्ट सेट आपको निकालना है, तो देखिए लिखा हुआ द लीफलेट of modified into pointed and hard thorn in citrus and bougainvillea। तो ये क्या मॉडिफिकेशन लीफलेट का है? नहीं, ये किसका है? एक्सिलरी बर्ड का। कैसा है? एक्सिलरी बर्ड का है। पहला ही ऑप्शन आपके पास गलत है। एक्सिलरी बर्ड फॉर्म्स सिलेंडर एंड स्पाइरली क्वाइल्ड टेंड्रल इन कुकम्बर एंड पंपकिन, बिल्कुल बात सही है। कुकरबिटा में आपके पास सपोर्ट करेगा ये एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन, जो टेंड्रल बना लेगा। स्टेम इज फ्लैटेंड और फ्लैशी अपंशिया और मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ लीव्स, बिल्कुल बात सही है। और अगर आपके पास स्टेम लीव्स का काम करने लगे, फोटोसिंथेसिस करने लगे, तो हम फिलोक्लाइड कहते हैं। राइजोफोरा वो प्लांट है वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करते हैं रूट्स को और हेल्प करते हैं गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, और राइजोफोरा की इसी रूट को हम रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं। टैप रूट के मॉडिफिकेशन है, और याद रखना कि ये जो रूट्स होते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। सब एरियली ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपग्यूल से आपके पास अनफेवरेबल कंडीशन में नए प्लांट्स बना लेना वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है, और ऐसे स्ट्रक्चर वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स कहलाते हैं। एक तरह के ऑर्गन ऑफ पैरिनेशन की तरह काम कर रहे हैं। तो बी सी डी ई आंसर आपके पास थर्ड बनेगा 115 का। अगला स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स। अभी बताया कि अगर स्टेम फ्लैट ग्रीन होकर परफॉर्म करने लगे फंक्शन ऑफ लीव्स, मतलब करने लगे फोटोसिंथेसिस, तो एग्जांपल होता है फिलोक्लैड का। जिसे स्केल्स नहीं कहते, क्लैडोड नहीं कहते। क्लैडोड का मतलब होता है कि आपका लीफ का पिटियोल फोटोसिंथेसिस करने लगे। फिलोड का मतलब होता है पूरा स्टेम मॉडिफाई होकर लीफ लाइक स्ट्रक्चर में ना बदल जाए, सिर्फ एक या दो नोड बदल जाए, तो उसे हम क्लैडोड कहते हैं। ठीक है, तो ये फिलोक्लैड की बात हो गई। अगला क्वेश्चन, how many plants among the indigofera, sesbania, salvinia, allium, aloe, mustard, groundnut, radish, gram, turnip have stamen with different length their flowers? तो अगर डिफरेंट लेंथ की बात कर रहा है, तो वो आपके पास बात कर रहा है कि आपको ये बताना है कि स्टैमेन आपके डिफरेंट लेंथ के हैं, तो वो आपको एग्जाम्पल के तौर पर मस्टर्ड और साल्विया में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इंडिगोफेरा फेबेसी का है, और फेबेसी में हेट्रोस्टेमिनस आपको कंडीशन देखने को नहीं मिलती। सेस्बेनिया भी फेबेसी का है, नहीं मिलेगी। साल्विया में मिल जाएगा। एलियम आपके पास लिलिएसी का है, इसमें भी नहीं। एलॉय भी लिलिएसी का है, इसमें नहीं मिलेगा। मस्टर्ड इसमें मिल जाएगा, ब्रेसिकेसी का है ना। अब यहां पर ग्राउंडनट फेबेसी का है, और फेबेसी में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन रेडिश में मिल जाएगा।
क्योंकि रेडिस किसका है, ब्रेसिकेसी का है। ग्राम में नहीं देखने को मिलेगा, फेबेसी है। टर्निप में देखने को मिल जाएगा, ब्रेसिकेसी है। इसका मतलब जो ब्रेसिकेसी के मेंबर और भी हैं मस्टर्ड के अलावा, उन्हें भी आप काउंट करोगे साल्विया के साथ। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आंसर सेकंड बनेगा। बात समझ पाए? इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि मस्टर्ड की फैमिली वालों को भी काउंट करना था, और मस्टर्ड की फैमिली वाले आते हैं कम्स अंडर फैमिली ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी। 118, इस फोटो को, डायग्राम को देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द प्लेसेंटेशन इन डायंथस। डायंथस और प्रिमरोज में ये जो प्लेसेंटेशन है वो पाया जाता है फ्री सेंट्रल। और फ्री सेंट्रल का फोटो पहचानिए। ये आपके पास एक्साइल हो गया, एक्साइल, ये हो गया फ्री सेंट्रल, ये हो गया बेसल, ये हो गया पेराइटल। तो आपका ऑप्शन क्या बन गया, सेकंड बन गया साहब, 118 का सेकंड। अगला, द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट। एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट प्रेजेंट। रूट में एपिकल मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट होगा? ओनली इन रेडिकल्स, ओनली इन टैप रूट्स, ओनली इन एडवेंटिशियस रूट, या सारी रूट्स में? बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए यहां पर आपको एपिकल मेरिस्टेम कहां देखने को मिलेगा? ग्रो तो सबको करना है, लेंथ सबकी बढ़नी है, तो सिर्फ रेडिकल की बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ टैप रूट की बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एडवेंटिशियस की नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए सारी रूट्स में। 119 का क्या हो जाना है बेटा? 119 का आंसर हो जाना है 4। और ये है हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है VLJI शेप ऑफ क्रोमोसोम मोस्ट इजली स्टडीड इन। तो ये आपको पता है कि सेंट्रोमियर के पोजीशन के ब्याप पर टाइप ऑफ क्रोमोसोम लिखा हुआ है। अगर वो सेंटर में आपके पास सेंट्रोमियर है तो मेटासेंट्रिक है, स्लाइटली अवे है तो सब मेटासेंट्रिक है, क्लोज टू एंड है तो एक्रोसेंट्रिक है, और टर्मिनल है तो टीलोसेंट्रिक है। इसे हमने वी शेप बोला, इसे एल शेप, इसे जे शेप, और इसे आई शेप बोला है। तो ये कह रहे हैं कि बेस्ट स्टडी कब देखने को मिलेगी, मोस्ट इजली इसकी स्टडी कैसे कर लेंगे? तो जहां पर कंडेंसेशन कंप्लीट होगा, क्रोमोसोम बेस्ट विजिबल होते हैं, और वो कंडीशन आपको मेटाफेज में देखने को मिलेगी। मेटाफेज स्टेज में ये क्रोमोसोम बेस्ट विजिबल होते हैं। इतनी बात आपको समझ आई होगी। आई होप आपको 91 से लेकर 120 तक क्वेश्चन समझ आए हैं। आगे के क्वेश्चन के लिए सर का स्वागत करिए। हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। Vascular bundle in monocotyledons are considered close because। मोनोकॉट की अगर बात करते हैं तो मोनोकॉट में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं क्लोज होते हैं, ऐसा क्या बात है? तो क्लोज की अगर हम बात करते हैं तो कैम्बियम एब्सेंट होनी चाहिए, कैम्बियम एब्सेंट। तो कैम्बियम एब्सेंट होगी तो क्लोज्ड, कैम्बियम प्रेजेंट होगी तो ओपन। डाइकॉट स्टेप में कंजॉइंट ओपन होते हैं, मोनोकॉट स्टेप में कंजॉइंट क्लोज होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्लोज का मतलब कैम्बियम एब्सेंट, ओपन का मतलब कैम्बियम प्रेजेंट। तो क्या दिया गया है? देयर आर नो वेसल विथ परफोरेशन। इससे नहीं मतलब है वेसल परफोरेशन हो या ना हो। जाइलम इज सराउंडेड ऑल अराउंड द फ्लोएम, इससे भी नहीं मतलब है। बंडल्स इज सराउंड द ईच बंडल, नहीं मतलब है। कैम्बियम इज एब्सेंट, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 4। तो इस 121 का करेक्ट आंसर 4, कैम्बियम इज एब्सेंट। 122, which of the following statement about inclusion body is incorrect? अगर हम इंक्लूजन बॉडी की बात करेंगे तो इसमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होगा, नॉन मेम्ब्रेनस होगा। रिजर्व फूड मटेरियल क्या होंगे? स्टोर्ड होते हैं, और ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली होते हैं, फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन।
क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट पूछा गया है। तो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड नहीं होते हैं। दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल के इंजेक्शन में इनका रोल नहीं है, तो यहां पर ये जो आंसर होगा वो क्या होगा? यहां पर इनकरेक्ट है ये। दे लाइव फ्री इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली होते हैं, साइटोप्लाज्म में ये क्या होते हैं? फ्रीली होते हैं। तो ये बात सही है ना। और चौथा ऑप्शन, दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। तो रिजर्व फूड मटेरियल जो क्या होते हैं? स्टोर होते हैं इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। तो जो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है, यानी सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट। इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल में इसका रोल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 की अगर हम बात करते हैं तो आइए जरा देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो आइए जरा देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कॉन्टेन सिंगल सर्कुलर, है ना, डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। राइबोसोम 70S होते हैं, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाए जाते हैं, ये बात सही है। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं तो आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर क्या होगा? ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा। फैट्स, है ना, फैटी एसिड ग्लिसरॉल मोनोमर। और जो प्रोटीन है इसका जो मोनोमर होगा अमीनो एसिड। तो इसके लिए परमिएबल होते हैं। अब देखिए आउटर मेम्ब्रेन में जो होती है ना, आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन पाई जाती है, पोरिन प्रोटीन पाई जाती है जो चैनल बनाती है, और उस चैनल के थ्रू ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं सब्सटेंस वो क्या करते हैं? इंटर करते हैं, यानी उनके लिए परमिएबल। तो स्मॉल का मतलब मोनोमर दिया गया है, तो ये भी बात सही है। एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो एंजाइम होते हैं आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। नहीं, आउटर नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए? इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो है इनकरेक्ट हुआ, यानी ये रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। इनर मेम्ब्रेन इज कन्युलेटेड विथ इनफोल्डिंग। ये कहा गया कि इनर मेम्ब्रेन बेटा क्या है? कन्युलेटेड होती है, इनफोल्डिंग होती है। अच्छा, इनफोल्डिंग को हम क्रिस्टा बोलते हैं, ये भी बात सही है। तो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड। थर्ड जो होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया, आउटर की जगह इनर होना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं, आइए 124। अगर हम 124 की बात करते हैं, 124 की बात करते हैं तो यहां पर दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, जो ई कोलाई है ये प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट है। क्लेमाइडोमोनास जो है यूकैरियोट है। मोनेरा का मेंबर ये प्रोटिस्टा का मेंबर। तो क्लेमाइडोमोनास यूकैरियोट यूनिसेलुलर, ये ई कोलाई मोनेरा का मेंबर प्रोकैरियोट। अब ध्यान दीजिए ऑप्शन को देखकर, तो यहां ये प्रोकैरियोट है तो इसमें जो राइबोसोम होगा वो 70S होगा, यहां पर जो होगा बेटा 80S होगा, 80S यूकैरियोट में। दूसरी बात यहां पर अगर हम देखेंगे क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो यहां पर जो क्रोमोसोम होगा वो नेकेड होगा, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर जो होगी वो क्या होगी? प्रोकैरियोट है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? अब्सेंट होगा। यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं, सेल वॉल की बात करते हैं तो यहां पर जो सेल वॉल होगा बैक्टीरिया है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन के बने होते हैं, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन के बने होते हैं। यहां पर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज के बने होते हैं।
सेलुलोज के बने होते हैं। तो अब देखिए, आइए देखते हैं यहां पर। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डिफर। तो राइबोसोम, अगर हम राइबोसोम की बात करेंगे तो राइबोसोम ध्यान रखिएगा, ये देखिए नॉट डिफर का मतलब सिमिलर पूछा गया है। तो राइबोसोम यहां पर 70, यहां पर 80, डिफर है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर यहां पर होगा, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, नेकेड होगा, तो ये भी अलग अलग हुआ। सेल वॉल की बात करेंगे तो यहां पर जो सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की है, यहां पर जो सेल वॉल बनी है सेलुलोज की बनी है, ये भी डिफरेंट हुआ। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में सेम होती है, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें ये सिमिलर होगा। तो जैसी सेल मेम्ब्रेन वहां पर भी दोनों में सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ। सेल मेम्ब्रेन के बेस पे ये सिमिलरिटी शो करेंगे। वन 125 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 125 में जो दिया गया है बेटा, ये सोमैटिक सेल है, और यहां पर जो दिया गया है ना, गैमिट। सोमैटिक सेल को गैमिट से कंपेयर करने हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये सोमैटिक सेल दैट है जस्ट कंप्लीटेड द एस सेल, एक सोमैटिक सेल है जो एस फेज को कंप्लीट करती है ऑफ इट्स सेल साइकिल, अपने सेल साइकिल का, एज कंपेयर टू गैमिट ऑफ द सेम स्पीसीज हैज। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, चलिए अगर हम सोमैटिक सेल की, अगर ये देखिए गैमिट है और गैमिट है, तो गैमिट की जो बेटा क्या होगा, गैमिट की जो पोलैरिटी होती है एन होती है, गैमिट की पोलैरिटी जो होती है एन होती है, क्रोमोसोम नंबर एन होंगे। और डीएनए की अमाउंट की बात करते हैं तो ये सी होता है, डीएनए की अमाउंट। सोमैटिक सेल की अगर हम बात करते हैं, ये सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल की बात करते हैं तो ये मान लीजिए सोमैटिक सेल है, और सोमैटिक सेल है तो 2n क्रोमोसोम और 2c हमने मान लिया डीएनए का अमाउंट। बेटा ये जब एस फेज को कंप्लीट करेंगे तो क्रोमोसोम का नंबर जो है 2a नहीं होगा, लेकिन डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, 4c होगा। तो एस फेज को कंप्लीट करने के बाद कंडीशन ये हुआ 2n 4c, और गैमेट की जो पोलैरिटी होती है n होती है, और ये क्या है c होते हैं, 1/4। तो आइए जरा देखते हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 2n, ये n, तो डबल हुए, ट्वाइस हो गए, ट्वाइस, और ये c है तो 4c, ये 4 टाइम्स हो गए। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। यहां पर 4 टाइम ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्वाइस नहीं, सेम नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर जा रहा है फर्स्ट जा रहा है, 125 का करेक्ट आंसर फर्स्ट। 126 की बात करते हैं तो which one of the following never occur during mitotic cell division, ये कह रहा है कि माइटोटिक सेल डिवीजन के दौरान कौन नहीं होता है, कौन सी प्रोसेस, यानी माइटोसिस के दौरान कौन सा प्रोसेस नहीं होते। तो पहला ऑप्शन है स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। मेटाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम होते हैं, ये देखिए क्रोमोसोम, यहां पर देखिए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। तो काइनेटोकोर के स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से क्या होते हैं, जुड़ते हैं, ये बात सही है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड द अपोजिट पोल, एक सेंट्रियोल यहां है तो दूसरा क्या है, ये अपोजिट पोल पे जाते हैं, ये भी बात सही है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये मियोसिस के दौरान देखे जाएंगे, मियोसिस के दौरान। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट के है ना, जाइगोटिन अवस्था में देखने को मिलती है। तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटिन फेज में देखने को मिलती है, कौन, पेयरिंग होती है, पेयरिंग जिससे सिनेप्स बनते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये मियोसिस का बेटा दिया गया है मियोसिस के बारे में। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या है, थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट जा रहा है। क्वाइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल
क्वाइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड बेटा माइटोसिस के प्रोफेज में देखने को मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जा रहा है 126 का करेक्ट आंसर थर्ड। माइक्रोट्यूब्यूल 127 माइक्रोट्यूब्यूल इन्वॉल्व इन, बेटा माइक्रोट्यूब्यूल किसमें इन्वॉल्व होते हैं? तो प्रोटीन है ना, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं और ये साइटोस्केलेटल में इसका रोल होता है, साइटोस्केलेटल के पार्ट होते हैं, साइटोस्केलेटन के पार्ट होते हैं। और ध्यान दीजिएगा इसके बाद ये बेटा सेल के शेप को डिसाइड करते हैं, सेल के शेप को डिसाइड करेंगे, सेल के मूवमेंट में रोल होता है, सेल के मूवमेंट में रोल होता है इनका, और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी इनका रोल होता है। तो ध्यान रखिएगा मसल कंट्रैक्शन में नहीं, मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर में नहीं, सेल डिवीजन में बिल्कुल रोल है, सेल डिवीजन में रोल है। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ, ये नहीं होगा। तो माइक्रोट्यूब्यूल इन्वॉल्व ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल का शेप, सेल के मूवमेंट में, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में। 128 की अगर हम बात करते हैं, 128 की बात करते हैं तो 128 आइए जरा देखते हैं। रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट, फोर स्टेटमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4 एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन हैविंग बोथ करेक्ट स्टेटमेंट। राइट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं दो, है ना, ये स्टेटमेंट को देखकर। जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पीएस फर्स्ट ओनली। नहीं बच्चा, अगर लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जेड स्कीम की बात कर रहे हैं, तो जेड स्कीम का मतलब, जेड स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो जेड स्कीम का मतलब होता है नॉन साइक्लिक। क्या होगा? नॉन साइक्लिक की बात हो रही है। और जो नॉन साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक में पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड। तो ये तो क्या हो गया? ये हो गया रॉन्ग। ओनली पीएस फर्स्ट इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बिल्कुल सही है। अगर हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं तो केवल पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इनटू सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH2। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से केवल और केवल एटीपी बनते हैं, ये नहीं, ओनली एटीपी, ओनली एटीपी बनती है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का रिजल्ट केवल एटीपी होगा। नॉन साइक्लिक ये जो है बेटा वो क्या है? ये नॉन साइक्लिक के ही रिजल्ट हैं, नॉन साइक्लिक। तो ये भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट है स्ट्रोमा लेमली लैक पीएस सेकेंड एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम, ये भी बात सही है, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रोमा लेमली में पीएस सेकेंड और NADP रिडक्टेज एंजाइम दोनों एब्सेंट होते हैं, इसीलिए स्ट्रोमा लेमली में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। ये भी बात क्या है? सही है। तो यहां पर देखा गया, क्या पूछा गया है? करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट सेकेंड एंड फोर्थ है। तो सेकेंड एंड फोर्थ यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो 128 का जो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रोमा लेमली, देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है उसमें लाइट रिएक्शन चलती है। मेम्ब्रेनस सिस्टम जो बना होता है स्ट्रोमा लेमली से, स्ट्रोमा लेमली और है ना ग्रेनल लेमली से। ग्रेनल लेमली यानी थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, ग्रेनल लेमली, उसमें जो होता है ना लाइट रिएक्शन होता है। और लाइट रिएक्शन यानी ग्रेना के लेमली में, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, नॉन साइक्लिक। स्ट्रोमा लेमली में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं, ये बातें ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन Which of the following statement is incorrect? यहां पर इनकरेक्ट पूछा गया है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फिर वही क्वेश्चन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड। साइक्लिक जो होती है वो कहां होती है? साइक्लिक जो होती है स्ट्रोमा लेमली में होगा, और इसमें केवल और केवल ओनली, ध्यान रखिएगा, ओनली पीएस फर्स्ट होता है, पीएस सेकेंड और NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होते। तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट का मतलब ये आंसर जाएगा। बाकी हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हुआ। अब देखिए यहां पर सेकेंड वाला,
इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, तो क्वेश्चन का आंसर सही है। अब आइए देखिए, बोथ एटीपी एंड एनएडीपी H+H+ आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बिल्कुल, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान है ना एटीपी भी बनता है, NADPH भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनते हैं, है ना, और ऑक्सीजन भी बनते हैं, जो ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और ये दोनों यूज हो जाते हैं किसमें, डार्क रिएक्शन में। तो ये बातें सही है। यहां पर देखिए, स्ट्रोमा लेमली हैव पीएस फर्स्ट ओनली एंड लैक NADP रिडक्टेज। बिल्कुल, स्ट्रोमा लेमली में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, इसमें केवल पीएस फर्स्ट होते हैं, पीएस सेकेंड नहीं होता, NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता। ग्रेना लेमली हैव बोथ, ग्रेना लेमली में दोनों होते हैं, इसलिए यहां पर नॉन साइक्लिक प्रोसेस चलती है। तो इनकरेक्ट क्या हुआ, फर्स्ट, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, फर्स्ट। 130 chemiosmotic theory of ATP synthesis in the chloroplast and mitochondria is based on। अब देखिए, केमीऑस्मोटिक थ्योरी क्या है बेटा, केमीऑस्मोटिक थ्योरी जो है यानी केमीऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है बेटा, ये एक्सप्लेन करती है कि एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। अच्छा, जो क्लोरोप्लास्ट में जो होता है प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होती है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अच्छा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोर। यहां पर जो एनर्जी आती है प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए, यहां पर जो एनर्जी होती है, एनर्जी प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए सनलाइट से मिलती है, सनलाइट से। यहां पर जो एनर्जी होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से मिलती है, और हम यूज करते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट में। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहां पर ये नहीं, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होगा आंसर, है ना। तो यहां पर बेस्ड ऑन प्रोटॉन ग्रेडियंट, यहां पर ये जो केमीऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है। अच्छा, अगर हम मान लीजिए थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो यहां पर प्रोटॉन क्या है, बढ़ जाते हैं, इंक्रीज होता है, और स्ट्रोमा में प्रोटॉन जो होते हैं कम हो जाते हैं। तो इधर ज्यादा इधर कम, यानी ग्रेडियंट डेवलप हो गया, ग्रेडियंट डेवलप हो गया। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट पे बेस्ड होते हैं। 130 का करेक्ट आंसर फोर्थ हुआ। 131 आउट ऑफ 36 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। अब ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो हम लोगों के बुक में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 38। तो 38 की बात करेंगे, लेकिन अब क्वेश्चन में जब 36 दिया गया है तो उसके अनुसार हम देखेंगे, है ना। वैसे 38 है, और ध्यान रखिएगा एरोबिक रिस्पिरेशन होगा तभी 38 बनेगी। अच्छा, इसकी अगर हम बात करेंगे, तो अगर बात करेंगे बेटा, है ना, ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। तो अगर हम साइटोप्लाज्म के में बात करेंगे, तो जो टोटल एटीपी बनती है साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, तो जो होती है बेटा क्या होती है, अब देखिए डायरेक्ट एटीपी की बात करेंगे तो 4 बनती है, 2 यूज हो जाती है, तो बचती कितनी है, 2। और 2 मॉलिक्यूल जो इसमें साइटोप्लाज्म में 2 मॉलिक्यूल क्या बनते हैं, NADH2, और ये NADH2 कहां चले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में ETS में इन्वॉल्व होकर क्या बनाते हैं, ATP। तो यहां पर आपको देखने को मिला कि साइटोप्लाज्म में जो ATP बन रही है वो 2। बाकी फिर अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया की, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अब देखो 2 को माइनस करिए, 38 माइनस 2, तो क्या होगा, 36 क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, 36 माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे, लिंक रिएक्शन में बेटा देखिए ये 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में बने, तो ये क्या होगा, यहां पर जो होगा 2 से, तो 6 एटीपी यहां पर हो जाएगी। लिंक रिएक्शन में 6 एटीपी बन जाती है, क्लियर। अच्छा, लिंक रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल NADH2 होते हैं। अच्छा, क्रेब साइकिल की बात करेंगे, तो क्रेब साइकिल में 6 मॉलिक्यूल NADH2 होते हैं, तो 18 इससे हो जाएंगे, और 2
है ना, क्या 2 मॉलिक्यूल FADH2 बनता है, तो 4 उससे बन जाएंगे और 2 GTP, यानी टोटल मिला के 36 ATP बन जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए उसके लिए। अगर हम बात करेंगे 36 की, तो 36 में अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म में हम 2 निकाल लें, 2 निकाल लें, बाकी सब क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे, बाकी सब माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कितना, 34। ध्यान से सुनिए, NADH2 FADH2 से जो NADH2 FADH2 में जो एनर्जी स्टोर है उसको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, ETS चाहिए। तो इससे जो एनर्जी निकलेगी ETS के दौरान, और ETS से बेटा जो एनर्जी निकलेगी वो ATP बनेगी। तो इससे ध्यान दीजिएगा, NADH2 से 3 ATP, FADH2 से 2 ATP, ठीक ना। और ये ETS में, ETS कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस क्वेश्चन को हम केवल क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया के रिस्पेक्ट में, है ना। वैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 38, लेकिन 38 दिया है तो उसके अनुसार हम देखेंगे। तो 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड ग्लाइकोलिसिस, नहीं भैया, आउटसाइड ग्लाइकोलिसिस क्या है, है ना, ग्लाइकोलिसिस में ही बनेगा। एंड 34 ड्यूरिंग रिस्पिरेटरी चेन, 34 ड्यूरिंग रिस्पिरेटरी चेन कब होता, जब 38 होता, लेकिन 38 नहीं है, 36 है, तो यहां पर 32 ही होगा। वैसे भी यहां पर आउटसाइड है तो ये रॉन्ग हो गया। टू प्रोड्यूस आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल साइटोप्लाज्म में, एंड 34 जो है इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तो ऑप्शन जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में 34 हो जाएगा और 2 होंगे ग्लाइकोलिसिस। अच्छा, यहां पर नेट की बात हो रही है, नेट की 2 यूज हो गए, उसके बाद बची है उसकी बात हो रही है। 2 ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, हाँ, ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 होगी। 34 क्रेब साइकिल, नहीं भैया, क्रेब साइकिल के दौरान ही थोड़ा होगा, लिंक रिएक्शन में भी तो होता है, केवल क्रेब साइकिल में ही 34 थोड़ा होगी, लिंक रिएक्शन भी है, उसमें ETS भी है ना, तो ये नहीं होगा। ऑल आर फॉर्म इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर जा रहा है हमारे पास, यही ऑप्शन बचता है सेकेंड, और कोई ऑप्शन नहीं बचता है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अब ये क्वेश्चन दिया है तो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर, है ना, केवल यही मिल रहा है, ऐसे ही हम कर पाएंगे, क्योंकि हमें शटल का नाम नहीं लेना है, शटल हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर शटल के बेस पे है ही नहीं, केवल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर के बेस पे क्वेश्चन लगाने हैं, इसका आंसर देने हैं आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो ठीक है। 132 की बात करते हैं, तो यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है, एरोबिक रिस्पिरेटरी पाथवे की बात हो रही है, और पाथवे, है ना, ध्यान देखिए कैसा होता है, एनाबोलिक है, एम्फीबोलिक है, केटाबोलिक है, पैराबोलिक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, है ना, सेकेंड, यानी एम्फीबोलिक पाथवे, बोथ केटाबोलिक एंड एनाबोलिक पाथवे। 133, क्वेश्चन नंबर 133, व्हाट कॉजेज ए ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू लाइट on only one side to bend toward the source of light as it grow। ये कह रहा है कि एक ग्रीन प्लांट है, जब वो, ये ग्रीन प्लांट है, जब एक तरफ से हम लाइट डालते हैं तो ये लाइट की तरफ, यानी एक तरफ क्या है, बेंड हो जाता है, ठीक, एज ए सोर्स ऑफ लाइट, जब ये ग्रो करेगा। अच्छा, आपने देखा था पीजीआर का क्वेश्चन, पीजीआर से रिलेटेड है, आपने देखा था कि चार्ल्स डार्विन और उनके जो सन थे फ्रांसिस डार्विन, उन्होंने कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल पे एक्सपेरिमेंट किया था, कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल पे। और जब इधर से इन्होंने लाइट डाला तो उन्होंने देखा कि कोलियोप्टाइल के जो टिप है वो क्या है, टुवर्ड लाइट क्या है, बेंड हो गया, टुवर्ड लाइट बेंड हो गया। क्लियर, यानी इन्होंने बाद में फिर देखा कि यहां पर, अब देखिए इधर लाइट डाला गया तो इधर, यहां पर इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहां ऑक्सीजन इकट्ठा हो गए, और ऑक्सीजन का, है ना, फंक्शन ही है, जहां रहेगा वो ग्रो कराएगा। तो यहां पर देखिए, ये देखिए बैक साइड में, शैडोड एरिया में, यहां पर ग्रोथ ज्यादा हो गई, यहां पर ग्रोथ ज्यादा हो गई, और ग्रोथ यहां ज्यादा हुई, इधर कम हुई, जिसकी वजह से एक तरफ बेंड हो जाता था।
तो ऑक्सीजन देखिए जिधर से हम लाइट डालते हैं उसके अपोजिट साइड में ऑक्सीजन इकट्ठा होते हैं, एक्युमुलेट होते हैं, मूव करके चले जाते हैं, और जहां ऑक्सीजन जाएंगे वहां ग्रोथ ज्यादा होगा, और ग्रोथ ज्यादा तो एक तरफ ग्रोथ ज्यादा और दूसरी तरफ कम, जिससे वो लाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर लाइट स्टिमुलेट्स प्लांट सेल ऑन द लाइटेड साइड टू ग्रो फास्टर। नहीं, यहां पर देखिए ऑक्सीजन एक्युमुलेट ऑन द साइडेड साइड स्टिमुलेट ग्रेटर सेल इलोंगेशन। बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन बेटा जिधर छाया होता है साइडेड साइड में उधर क्या है, एक्युमुलेट होता है, और जहां एक्युमुलेट होगा वहां पर ग्रो होगा। ग्रीन प्लांट नीड टू लाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहां पर दिया है ग्रीन प्लांट सीक लाइट बिकॉज दे आर फोटोट्रॉपिक। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, सेकेंड है, करेक्ट आंसर सेकेंड। 133। 134 की बात करते हैं। चलिए यहां पर देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच अनुराग जी, करेक्ट मैच। इंक्रीज इन लेंथ ग्रो ऑफ पोलन ट्यूब, LT इक्वल टू L नॉट प्लस RT, लीनियर कर्व, लॉजिस्टिक इक्वेशन, एस कर्व। एस कर्व। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि सभी यहां पर देखिए करेक्ट मैच पूछा गया है। इंक्रीज इन लेंथ ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, बिल्कुल पैरामीटर हम यूज करते हैं, है ना, लेंथ के पोलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए लेंथ। तो ये बेटा क्या है, सही है। LT इक्वल टू L नॉट प्लस RT, लीनियर कर्व आता है। लॉजिस्टिक इक्वेशन में एस कर्व आता है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फोर्थ है। तो 134 का करेक्ट आंसर क्या हुआ, फोर्थ हुआ। 135 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू G1 फेज, यानी गैप फर्स्ट ऑफ इंटर फेज। जीवन फेज में क्या होता है, अच्छा जीवन फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ग्रो करती है। एस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन होता है। तो डीएनए सिंथेसाइज किस में, रिप्लिकेशन एस फेज में होगा। तो ये तो क्या हुआ, रॉन्ग हो गया जीवन के लिए। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक्स प्लेस, ये जो होगा एम फेज में देखने को मिलता है। अच्छा, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रो बट डज नॉट रिप्लिकेट इट्स डीएनए, डीएनए का रिप्लिकेशन इस फेज में होता है। तो ये जीवन के लिए क्या है, करेक्ट है। न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है एम फेज में देखने को मिलता है ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस, यानी कैरियोकाइनेसिस का मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 135 का थर्ड हो गया। 136 की बात करते हैं। तो सिमिलरिटी पूछा गया है बिटवीन साइकॉन, टीनिया एंड हिरुडुनेरिया, इज दैट ऑल ऑफ देम। अगर हम बात करते हैं यहां पर देखिए साइकॉन की बात करते हैं, टीनिया और हिरुडुनेरिया, तो ये भी क्या है, मोनोइसियस, ये भी मोनोइसियस, ये भी मोनोइसियस। सिमिलरिटी तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है ना, मोनोइसियस तीनों होंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, इसमें जो डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट होगा, इसमें भी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, लेकिन इसमें जो डेवलप होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट होगा। तो सिमिलरिटी नहीं हुई, सो इनडायरेक्ट दिया है, ऐसा नहीं है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, है ना, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और हिरुडोनेरिया में डायरेक्ट होगा। तो ये भी। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये कह रहा है तीनों में जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये भी रॉन्ग हो गया, है ना, ये भी रॉन्ग हो गया। ये कह रहा है, चौथा ऑप्शन दिया है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड, एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर हम बात करते हैं साइकॉन, तो इसमें जो होता है साइकॉन में इंट्रा सेलुलर होगा, इंट्रा सेलुलर होगा। टीनिया में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होते हैं, डाइजेशन की जरूरत होगी नहीं, और लेकिन यहाँ पर हिरुडोनेरिया में क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होंगे। तो ये भी रॉन्ग हो गया, डिफरेंस हो गया। तो आंसर क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो 136 का करेक्ट ऑप्शन क्या जा रहा है, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करते हैं। तो देखिए क्या दिया है,
द ऑर्गेनिज्म एक्सहिबिटिंग रेडियल सिमेट्री। अगर हम रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं तो ये किसमें देखने को मिलता है? सीलेंट्रेट में देखने को मिलता है। सीलेंट्रेट्स यानी निडेरिया में देखने को मिलता है, और किसमें? टीनोफोरा में देखने को मिलेगा। फिर बेटा है ना इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में, इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में देखने को मिलेगा, इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में। आइए देखिए इसके अंदर कौन से मेंबर है। तो अगर स्पॉन्जिला की बात करते हैं तो पोरीफेरा का मेंबर है, इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें जो सिमेट्री होगी एसिमेट्रिकल होगी, एसिमेट्रिकल होगी, ठीक ना। अच्छा, एसिमेट्रिकल पोरीफेरा के मेंबर मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। ल्यूकोसोलेनिया जो होगा तो रेडियल होगा, तो यहाँ ल्यूकोसोलेनिया है नहीं। पिनेटुला की बात करेंगे तो सीलेंट्रेट का मेंबर है, इसको हम बोलते हैं सी पेन बोलते हैं, तो इसमें जो होगा रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा। एडेमसिया की बात करते हैं तो इसको हम सी एनिमोन के नाम से जानते हैं, और इसमें भी सीलेंट्रेट का मेंबर है, तो इसमें भी देखने को मिलेगा। टीनिया की बात करते हैं तो इसमें बेटा ये क्या है? प्लेटीहेलमिन्थेस का मेंबर है, बाइलेटरल होता है, तो इसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो जो करेक्ट आंसर है सेकेंड एंड थर्ड है, और सेकेंड एंड थर्ड जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकेंड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर। कुछ फीचर दिए गए हैं। commonly known as sea walnut or kumb jelly, the body wears 8 external row of ciliated complete. Digestion is only extracellular. How many feature mentioned above is are associated with टीनोफोरा? बेटा क्वेश्चन पूछा गया है कि टीनोफोरा के रिस्पेक्ट में आपको है ना कितने स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो कितने स्टेटमेंट हैं जो टीनोफोरा के लिए सही है? टीनोफोरा फाइलम है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, कॉमनली नोन एज सी वालनट कम्ब जेली, बिल्कुल सही है। इसके मेंबर को हम सी है ना वालनट बोलते हैं, कम्ब जेली बोलते हैं। द बॉडी वियर 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड प्लेट कम, बिल्कुल सही है। 8 है ना रो में सिलिएटेड है ना कम्ब पाए जाते हैं, कम्प्लेट, जिसकी वजह से इसको क्या है? कमजेली भी बोलते हैं। लोकोमोशन में मदद करते हैं। डाइजेशन इज ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर, नहीं, बोथ होगा, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर। तो ये रॉन्ग हो गया। करेक्ट क्या हुआ? ए एंड बी, और ए एंड बी का मतलब हाउ मेनी का मतलब 2, यानी ऑप्शन कितना हो गया? सेकेंड। तो करेक्ट आंसर 138 का क्या हुआ है ना? सेकेंड। 139 की बात करेंगे। सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू फाइला। यहां पर फाइला दिया गया है, तो फाइला दिया गया है सी लिली, सी कुकुम्बर, सी अर्चन। ये जो तीनों हैं ये इकाइनोडर्मेटा के मेंबर हैं, इकाइनोडर्मेटा के मेंबर हैं। सी हेयर जो है वो मोलस्का के मेंबर है, मोलस्का का मेंबर है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? 4। ध्यान दीजिए, सी लिली, सी कुकुम्बर और सी अर्चिन इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अकॉर्डिंग। सी हेयर जो है वो मोलस्का का है। अच्छा, सी हेयर को एप्लाइसिया बोलते हैं, एप्लिसिया। सी लिली का जो नाम है एंटीडोन बोलते हैं, और सी कुकुम्बर को कुकुमेरिया बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और सी अर्चन को इकाइनस बोलते हैं। तो इकाइनस, कुकुमेरिया है ना, एंटीडोन, और इसको हम बोलेंगे एप्लिसिया। 140 की बात करते हैं। पॉसेस ए कार्टिलेजिनस। अच्छा, कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम किसमें पाए जाते हैं? कार्टिलेजिनस बेटा ये जो लाइन है वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम किसमें मिलेंगे? साइक्लोस्टोमेटा में मिलेंगे, साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर है। और साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर में 2 एग्जांपल हैं, है ना पेरीमाइजोन है ना, और उसके बाद क्या है ना हैगफिश, ठीक, मिक्सिन है ना। तो आइए जरा देखते हैं। अगर हम यहां पर देखें तो इसमें जो एग्जांपल है ये क्या है? हैगफिश है, थर्ड ऑप्शन हैगफिश। तो हैगफिश तो हुआ है ना करेक्ट ऑप्शन हुआ, और इसको हम बोलते हैं हैगफिश को मैक्सिन बोलते हैं, मैक्सिन। दूसरा है पेट्रोमाइजोन।
ठीक, लेकिन अब ये एंजल फिश की बात करते हैं, फ्लाइंग फिश की बात करते हैं, तो ये क्या है? जो एंजल फिश है इसको टेरोफाइलम बोलते हैं। फ्लाइंग फिश की बात करते हैं तो फ्लाइंग फिश को एक्जोसीटस बोलते हैं, और ये दोनों बोनी फिश है, बोनी फिश है, ठीक ना? तो दोनों बोनी फिश। डेविल फिश, ये बेटा जो है डेविल फिश की बात करते हैं तो ये मोलस्का का मेंबर है, ये इनवर्टिब्रेट होता है। क्या होता है? इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। डेविल फिश को हम बोलते हैं ऑक्टोपस बोलते हैं, मोलस्का का मेंबर ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? थर्ड। ये दोनों बोनी फिश ये इनवर्टिब्रेट होते हैं, मोलस्का के मेंबर। करेक्ट आंसर क्या हुआ? थर्ड। विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज ओनली प्रेजेंट इन आरबीसी, O2 is respiratory controlling power, carb amino hemoglobin is a combination of hemoglobin and carbon monoxide, CO2 is carried by hemoglobin as carb amino hemoglobin। देखिए इनकरेक्ट पूछा गया है, तो देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज ओनली प्रेजेंट, ओनली नहीं आरबीसी, आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, थोड़ा बहुत प्लाज्मा में भी पाए जाते हैं, तो ये क्या हुआ? रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट पूछा गया है। O2 इज रिस्पिरेटरी कंट्रोल पावर, नहीं बच्चा ये नहीं होगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो O2 इज रिस्पिरेटरी कंट्रोल, रिस्पिरेटरी ध्यान से सुनिएगा, रिस्पिरेटरी रेगुलेशन में ध्यान रखिएगा, रिस्पिरेटरी रिदम के रेगुलेशन में ऑक्सीजन का है ना सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट रोल होते हैं, तो इनसिग्निफिकेंट रोल, तो ये क्या हुआ? रॉन्ग हो गया। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, नहीं, हीमोग्लोबिन प्लस CO2, हीमोग्लोबिन प्लस CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। CO2 इज कैरिड बाई हीमोग्लोबिन एज कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, बिल्कुल, तो अगर ये जुड़ेगा तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनेगा, और 20 से 25% ट्रांसपोर्टेशन इसी फार्म में होता है, ये बातें बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट पूछा गया है तो ए बी सी, तो ए बी सी यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हुआ? इसका करेक्ट हुआ, तो 141 का करेक्ट आंसर 4। अब आइए देखते हैं यहां पर, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 दिया गया है, आइए देखते हैं। रिस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी से क्वेश्चन है, टाइडल वॉल्यूम और टीवी प्लस ERV की बात करते हैं तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बिल्कुल सही है। ये देखिए, अच्छा मैचिंग करना है तो ये मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। RV ERV प्लस TB, अच्छा ये जो IRB है ये गलती से यहाँ आ गया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? IRV। तो ये बेटा ये चारों वॉल्यूम को मिला देंगे तो TLC बन जाता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। ERB प्लस RB FRC हो जाता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो इस तरह A का फर्स्ट, B का सेकेंड, C का थर्ड, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ? करेक्ट हो गया। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट, हार्ट द मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, बिल्कुल सही है। हार्ट जो होता है मीजोडर्मल लेयर से ड्राइव ऑर्गन है, मीजोडर्मल लेयर से बनी होती है। अब देखिए, मोस्टली रिप्टाइल हैव 3 चेम्बर हार्ट, बिल्कुल सही है। मोस्टली जो होते हैं रिप्टाइल वो 3 चेम्बर होते हैं, जिसमें 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल होता है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करेंगे क्रोकोडाइल्स की तो 4 चेम्बर होते हैं, वो भी रिप्टाइल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया? फोर्थ। करेक्ट आंसर क्या हुआ? फोर्थ। तो 143 का करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया। 144 की बात करते हैं। 144 मैचिंग के क्वेश्चन है, कॉलम ए एंड कॉलम बी दिया गया है, ठीक। तो यहां पर देखिए मैचिंग, बेटा कोरोनरी अगर सिस्टम की बात करते हैं तो कोरोनरी सिस्टम का मतलब होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मसल, कार्डियक मसल को ब्लड सप्लाई करना, ध्यान देना और वापस लाना। पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना फ्लो करते हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करता है, लेके आता है लंग्स से। अच्छा, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स की बात हो रही है, ये कुछ सबस्टेंस रिलीज करते हैं जो कोएगुलेशन में मदद करते हैं।
अच्छा, हिपैटिक पोर्टल एक स्पेशल वेनस कनेक्शन होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक और लीवर के बीच में पाए जाते हैं। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोला जाता है इनको। तो करेक्ट आंसर क्या जा रहा है, ए का थर्ड जा रहा है, बी का फर्स्ट जा रहा है, सी का फोर्थ जा रहा है, डी का सेकेंड, यानी जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकेंड है। 144 का करेक्ट आंसर सेकेंड हुआ, सेकेंड। अच्छा, 145 की अगर हम बात करते हैं तो 145, आइए जरा देखते हैं। ह्यूमन स्केलेटल पार्ट आर क्लोजली मैच विद देयर रिस्पेक्टिव इंक्लूसिव स्केलेटल कैटेगरी एंड वन पेयर इज नॉट मैच, है ना। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पेयर मैच नहीं कर रहा है, उसी को बताना है। आइडेंटिफाई द नॉन मैचिंग पेयर, पेयर ऑफ स्केलेटल। अब देखिए, यू शेप्ड जो होता है हाइवाइड उसको बोलते हैं, बिल्कुल सही है। वर्टिब्रल, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स जो होती है फॉल्स होती है, बिल्कुल। एट्थ होती है, नाइन्थ होती है और एंड 10th होती है, ये क्या होती है, फॉल्स रिब्स होती है। इसमें जो होता है पीछे की तरफ यानी डोर्सल के साइड से वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़ी होती है रिब्स, लेकिन वेंट्रल साइड में 7th वर्टिब्री से के साथ जुड़ती है विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। तो बिल्कुल सही है। ह्यूमन स्कल जो है मोनोकॉन्डाइलिक नहीं, ये क्या होना चाहिए, डाइकॉन्डाइलिक, 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 यही क्या है आंसर है, यानी ये इनकरेक्ट मैचिंग है। कप शेप्ड बोन को हम पटेला बोलते हैं, बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर क्या गया, थर्ड, करेक्ट आंसर थर्ड। अगर हम 146 की बात करते हैं तो आइए जरा देखते हैं। आर्टिकुलेशन ऑफ नी ज्वाइंट इज ए टाइप ऑफ, नी ज्वाइंट की अगर हम बात करते हैं तो नी ज्वाइंट का मतलब होता है हिंज ज्वाइंट, है ना। नी ज्वाइंट का मतलब क्या होगा, है ना, हिंग ज्वाइंट। नी ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट, बिल्कुल सही है, ठीक ना। नी ज्वाइंट का मतलब हिंग ज्वाइंट, ये करेक्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हुआ। बॉल एंड सॉकेट की बात करते हैं, बॉल एंड सॉकेट की बात करते हैं तो पेक्टोरल गर्डल एंड ह्यूमरस के बीच में जो ज्वाइंट पाए जाते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोले जाते हैं। एक्सिस और एटलस की अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, एक्सिस एंड एटलस की बात करते हैं तो एक्सिस और एटलस वर्टिब्री के बीच में जो ज्वाइंट होते हैं उसको हम बोलते हैं पिवोट ज्वाइंट। और ग्लाइडिंग ज्वाइंट की बात करते हैं तो बिटवीन कार्पेल्स, तो बिटवीन कार्पेल्स, एटलस और एक्सिस के बीच ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट का मतलब ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल जो ग्लिनोइड कैविटीज में जाके फिट होता है इसके बीच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, फर्स्ट। 147 की बात करेंगे तो सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है नर्व सेल में पाए जाते हैं, क्या मेंटेन करता है बेटा। अगर हम सोडियम पोटेशियम पंप की बात करते हैं तो ये 3 सोडियम आयन को बाहर भेजता है, आउटसाइड भेजता है सेल के, और 2 पोटेशियम आयन को इनसाइड भेजता है, इनसाइड भेजता है ना। तो 3 सोडियम को आउटसाइड, 2 पोटेशियम को इनसाइड, और ये क्या मेंटेन करेगा, आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन करता है, यानी यहां पर ध्यान रखिएगा आयनिक ग्रेडियंट। 4 ऑप्शन। डिफ्यूजन होगा नहीं, एक्टिव प्रोसेस है, ये पैसिव प्रोसेस है नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा, एनर्जी खर्च होती है। 148 की बात करते हैं तो 148 में जो बेटा न्यूरॉन का डायग्राम दिया है, ए बी सी बताने हैं आपको। तो ए जो है ये क्या है, स्वान सेल। ए की बात करते हैं तो ये क्या है ना, ए की बात करते हैं निसल ग्रेन्यूल, सॉरी निसल्स ग्रेन्यूल। बी की बात करते हैं तो जो बी होगा वो माइलिन शीथ होगा, माइलिन शीथ होता है। और सी की बात करते हैं तो जो सी होता है एक्सॉन, है ना, टर्मिनल होता है। और इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर गया वो क्या है, फर्स्ट। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट है। ए का मतलब निसल ग्रेन्यूल, बी का माइलिन शीथ, सी का एक्सॉन टर्मिनल। ये एक्सॉन टर्मिनल माइलिन शीथ है। अच्छा, 2 माइलिन शीथ के बीच में नोड ऑफ रेनवियर पाए जाते हैं, ये है साइटोन, यानी सेल बॉडी के अंदर जो है निसल ग्रेन्यूल होते हैं, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 149।
और 149 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैच आपको बताना है। अमोनोटेलिक एक्वेटिक इंसेक्ट, बिल्कुल सही है, एक्वेटिक है ना इंसेक्ट अमोनोटेलिक। फ्रॉग में फ्रॉग यूरिया एक्सक्रीट करता है, यूरियोटेलिक। कॉकरोच यूरिक एसिड सेक्रेट करेगा, यूरिकोटेलिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? फोर्थ। तो 149 का जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ है। और इसके बाद जो है ना, मेरे पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है 150। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, है ना, दो स्टेटमेंट। फर्स्ट दिया है ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेफ्रॉन। प्रत्येक, बिल्कुल सही है, प्रत्येक है ना किडनी में 1 मिलियंस के लगभग 1 मिलियंस क्या है ना नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अच्छा, ग्लोमेरुलस इज द टफ ऑफ कैपिलरीज, बिल्कुल सही है। टफ ऑफ यानी टफ का मतलब गुच्छे होते हैं, कैपिलरीज फॉर्म बाई इफरेंट आर्टेरियोल नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? अफरेंट आर्टेरियोल, अफरेंट आर्टेरियोल। और जो अफरेंट आर्टेरियोल है ये किसके हैं? ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या हुआ? रॉन्ग हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, सेकेंड रॉन्ग। तो इस तरह स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, सेकेंड इनकरेक्ट। तो इस तरह क्या हुआ आंसर? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ, सेकेंड ऑप्शन क्या हुआ? करेक्ट हुआ। और इस तरह मेरे पोर्शन का जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए, यानी 121 से लेकर 150 तक। थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 151, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जरा करेक्ट मैचिंग को सेलेक्ट करना है। तो चले 151 की ओर। तो 151 बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड, एक्रोमेगेली, थायराइड ग्लैंड, एक्सपोथैलेमिक ग्वाटर, एड्रीनल ग्लैंड एडिशन डिसीज, पैंक्रियास, डायबिटीज मेलिटस। बहुत बार इस तरह के सवाल हम लोगों ने लगाए हैं। तो बेटा 151 करेक्ट मैचिंग हो जाएगी ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें विच इज ए करेक्ट मैचिंग सेट। फिर एक बार जरा करेक्ट मैचिंग सेट को देखना है और इस करेक्ट मैचिंग सेट की ओर चलें। तो थाइमोसिन थाइमस ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है जो डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्टिसाल आरबीसी प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। और बेटा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन करके प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। तो 152 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। देखें क्वेश्चन नंबर 153। फिर एक बार जरा करेक्ट मैचिंग को आपको सिलेक्ट करना है। 153 लूज कनेक्टिव टिश्यूज आर हैव फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल। और जिस लूज कनेक्टिव टिश्यू की ये बात कर रहे हैं बेटा इन्हें एरियोलर टिश्यू कहा गया। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करी गई तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज टेंडन एंड लीगामेंट। और डेंस इरेगुलर की बात करी गई तो इट इज ए केस ऑफ स्किन। और बेटा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात कर दी गई तो दे आर कॉल्ड कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। तो 153 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें 154 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें बेटा करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है।
हाइपोफेरिंग्स एक्ट एज ए टंग ऑफ द इन कॉकरोच, यस, कॉकरोच में बेटा हाइपोफेरिंग्स को कॉकरोच की टंग कहा जाता है। वोकल सैक और कपुलेटरी पैड मेल फ्रॉग में पाए जाते हैं फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए फॉर पर्पस ऑफ कपुलेशन। और फ्रॉग में कोई कपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता, स्यूडो कपुलेशन देखने को मिलता है। The animal tissues are broadly classified into epithelial, connective, muscular tissues. Yes. तो बेटा तीनों बातें करेक्ट हो जाती हैं, तो 154 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें, बिडर केनाल आर फाउंड इन। बेटा जो बिडर केनाल होती है वो किस में पाई जाती है? ये कॉमन सा क्वेश्चन है जो बेटा बहुत बार पूछा गया है, और हम लोगों ने देखा है कि जो जेनाइटल सिस्टम होता है बेटा वो किडनी के साथ एनाटॉमिकल सेटअप मेल में बनाता है, और जिस केनाल को याद करते हैं उसे बिडर केनाल कहा जाता है। ऐसा एनाटॉमिकल कॉम्बिनेशन बेटा फीमेल फ्रॉग में नहीं मिलता। तो नाउ 155 करेक्ट ऑप्शन इज बिडर केनाल इज फाउंड इन मेल फ्रॉग, और यही बिडर केनाल यूरोजेनाइटल कॉम्बिनेशन मेल में बना देती है। एनाटॉमिकल सेटअप टेस्टिस का किडनी के साथ होता है, फीमेल में ऐसी रिलेशनशिप नहीं। 155 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड। ऑल द एक्सोस्केलेटन प्लेट ऑफ द पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इज कलेक्टिवली कॉल्ड। तो बेटा जो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना होता है मतलब कॉकरोच होता है, इसके एक्सोस्केलेटन की प्लेट को क्या कहा जाता है? तो बेटा इसके एक्सोस्केलेटन की प्लेट को स्क्लेराइड कहा जाता है, स्क्लेराइड कहा जाता है। तो 156 आंसर तो हो गया आंसर 4। लेकिन बेटा जो टर्गाइट होती है ये डॉर्सली प्लेस्ड और ईस्टर्नाइट वेंट्रली प्लेस्ड प्लेट होती है, इसे भी आप याद रखें। तो 156 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम? बेटा इनमें से कौन सिंपल एपिथेलियम का पार्ट है? तो टाइल्स लाइक सेल मिले स्क्वैमस, क्यूब लाइक मिले क्यूबॉइडल, पिलर लाइक मिले कॉल्यूमिनर, और ये सब की सब सिंपल एपिथेलियम के एग्जाम्पल है। और एपिथेलियम हमें दो तरह का मिलता है, सिंपल और कंपाउंड, और सिंपल एपिथेलियम तीन तरह का मिलता है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर। याद रखेंगे 157 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें 158, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच? ध्यान से देखेंगे इनमें से कौन सी मैचिंग इनकरेक्ट है। देखें जरा, प्लेसेंटा सीक्रेट एडीएच, पहला ही मामला गड़बड़ हो गया बेटा। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन वैसोप्रोसिन कहलाता है, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और ये हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है। तो पहला ही मामला इनकरेक्ट हो गया बेटा। मोरुला एम्ब्रियो का पार्ट है, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला। अब ब्लास्टोसिस्ट वो स्ट्रक्चर है जो इम्प्लांटेशन में जाता है, इट इज ट्रू। और हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी के दौरान वेरियस हार्मोन सेवरल फोल्ड में इंक्रीज करते हैं। आप पढ़ा है तो 158 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, सर्टोली सेल आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन इज नोन एज। सर्टोली सेल रेगुलेट होती है कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से? तो हम लोगों ने देखा है कि बेटा सर्टोली सेल मेल गोनड टेस्टिस में पाई जाने वाली नर्स सेल होती है, नर्स सेल होती है जो डेवलपिंग स्पर्म को, जर्म लेयर को नट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो देखो भाई, जिसके नाम में एस होता है, FSH, तो ये जो एस है ये मेल टेस्टिस में नर्स सेल सर्टोली सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एल जाता है लीडिंग सेल के पास। तो 159 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड।
Which of the following hormone level is cause release of ovum ovulation of the Graafian follicle? बेटा हम लोगों ने देखा है कि 14th डे पर ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर करती है और सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, oocyte रिलीज होती है, जिसे एनसीईआरटी ने ओवम से रिप्रेजेंट कर दिया, जो टेक्निकली बात सही नहीं है। अब बेटा इस 14 डे के लिए, 14 डे को होने वाले इस इवेंट को ओवुलेशन कहते हैं। अपने दिमाग में चलता है एलएच सर्ज, एलएच सर्ज। बेटा जब एलएच की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो बेटा ये ग्रेफियन फॉलिकल को रैप्चर कर देता है। लेकिन उसी समय आपने उस मेंस्ट्रुएशन के ग्राफ में प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल भी देखा है। तो जब एलएच सर्ज होती है तो एलएच तो अपने पीक पर होता ही है और साथ में बेटा ईस्ट्रोजन भी अपने पीक पर होती है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं। उस फिगर पर जरा नजर दौड़ा लेंगे और जब नजर दौड़ा लेंगे तो भैया ओवुलेशन के लिए केवल हाई कंसंट्रेशन एलएच नहीं, उसी समय हाई कंसंट्रेशन ईस्ट्रोजन की भी पाई जाती है। तो 160 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल के ल्यूटल फेज में कोई फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता। ऐसा क्यों? तो भैया हमें याद है फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है एफएसएच, और बेटा ये एफएसएच जो होता है ये ल्यूटल फेस में बहुत कम हो जाता है, ल्यूटल फेस में बहुत कम हो जाता है। इसलिए एफएसएच और एलएच का कम हो जाना ल्यूटल फेस में जो कंडीशन है वो फॉलिकुलर डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं करती। तो 161 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। तो देखो ये हाई का केस नहीं होगा, दोनों हो जाते हैं कम। यस, नेक्स्ट देखे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व ए रोल ऑफ हार्मोन। बेटा कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हार्मोन का इन्वॉल्व होता है, कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हार्मोन का इन्वॉल्व होता है? तो चले देखें भाई, एलिमिनेशन मेथड लगाएं, कॉपर टी में हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बैरियर मेथड में कोई हार्मोनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, तो आपके पास 3 ऑप्शन तो बाहर निकल गए और ऑप्शन तो एलिमिनेशन से आपने पकड़ लिया, वो होगा ऑप्शन सेकंड। लैक्टेशनल एमेनेरिया के केस में आपको प्रोलैक्टिन याद आना चाहिए, इंटेंस लैक्टिंग मिल्क फीडिंग याद आना चाहिए जो इनहिबिट करता था जीएनआरएच को, जिससे एफएसएच एलएच नहीं आते थे, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होता था, नेक्स्ट ओवुलेशन नहीं, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती, हार्मोनल रोल था। पिल्स में आपने पीओपी का भी यूज किया है, सीओपी का भी यूज किया है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स भी ली हैं और प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन पिल्स ली, लेकिन पिल्स में केवल ईस्ट्रोजन नहीं होता, ये याद रखना। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में भी आपने पिल्स का यूज किया, वो भी हार्मोनल पिल्स होती हैं। 162 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। इनमें से कौन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होती है? चले भाई, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी के तौर पर लिपिस लूप को याद रखते हैं, वाल्ट के तौर पर आप बैरियर मेथड याद रखते हैं, मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, लेकिन प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 ये हार्मोनल आईयूडी है। हमें याद रखना होगा बेटा जो LNG होता है इसका मतलब होता है लीवेनोगेस्ट्रॉल, गैस्ट्रॉल,
और ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है। 163 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 164, अकॉर्डिंग टू कॉस्मोजोइक थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ द लाइफ अकर्स अर्थ बाई। बेटा कॉस्मोजोइक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइफ है अर्थ पर, उसकी अकरेंस कैसी है? तो बेटा कॉस्मोजोइक थ्योरी के जो सपोर्टर थे वो डार्विन भी थे और एस्ट्रोनॉमर्स भी थे। वो कह रहे थे कि जो लाइफ है वो अदर प्लेनेट से आई है, और हर लाइफ अपने स्पोर के फॉर्म में है जो इस अर्थ पर गिरकर जर्मिनेट करके अदर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो 164 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। 165 की बात करी जाए, ऑर्गन विच सिमिलर फंक्शन एंड डिफरेंट ऑरिजिन। बेटा अगर ऑरिजिन डिफर है और फंक्शन सिमिलर है तो ऐसे ऑर्गन को एनालोगस ऑर्गन कहेंगे, और ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं, तो इट इज नॉट ए केस ऑफ होमोलोगस, इट इज नॉट ए वेस्टिजियल, इट इज ए एनालोगस। और आपने पोटैटो स्वीट पोटैटो की बात करी थी, आपने ऑक्टोपस की आई की और मैमल्स की आई की भी बात करी थी। ये सारे केस एनालोगस ऑर्गन के हैं। 165 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखें, विच एंसेस्टर मैन फर्स्ट स्टार्ट क्रिमिनोलियल बरीज। बेटा सबसे पहले कौन से एंसेस्टर ने डेड बॉडी को गाड़ना शुरू किया? तो डेड बॉडी से गाड़ना शुरू किया था बेटा वही जो भगवान से डर गया था, और जो भगवान से डर गया था उसका नाम था निएंडरथल। तो पहली बार डेड बॉडी को गाड़ने की शुरुआत बेटा निएंडरथल मैन ने करी थी। तो 166 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशन एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑरिजिन। देखे भाई, तो 4000 साल फादर सुराज के कन्वेंशनल लिटरेचर के अकॉर्डिंग 4000 साल पुरानी अर्थ है। 2000 मिलियन ईयर्स में फर्स्ट सेलुलर फॉर्म का बनता दिखा। 500 मिलियन ईयर एगो MYA बेटा इन्वर्टिब्रेट फॉर्म हुए। 350 मिलियन ईयर में जॉलेस फिशेस मिली, और 320 में सीवीड एग्जिस्ट करते थे। 167 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें, 68 इन्नेट इम्यूनिटी इज। तो बेटा हम जानते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी बाय बर्थ होती है, और ये नॉन स्पेसिफिक होती है, और 4 तरह के बैरियर से रिप्रेजेंट होती है। तो भैया ये पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होती, मेमोरी का कोई रोल नहीं होता, मेमोरी का पाया जाना एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कैरेक्टरिस्टिक। 168 करेक्ट ऑप्शन 2। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इंटर्स इन ह्यूमन बॉडी। बेटा ह्यूमन बॉडी में जो इन्फेक्टिव स्टेज इंटर करती है इसे स्पोरोजोइट कहते हैं, जो सलाइवा के साथ मॉस्किटो बाइट के साथ ह्यूमन बॉडी में इंटर करती हैं। फीडिंग स्टेज को हम लोग ट्रोफोजोइट कहते हैं, और मेल और फीमेल गैमेटोसाइट मॉस्किटो में इंटर करती हैं। ह्यूमन बीइंग से मॉस्किटो में जाने वाली स्टेज गैमेटोसाइट स्टेजेस होती हैं, क्योंकि गैमेटोसाइट स्टेज को ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो ह्यूमन बीइंग में नहीं मिलता। तो 169 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज विद द कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो फिर एक बार करेक्ट मैचिंग को देखा जाए तो बेटा मलेरिया इज कॉस्ड बाय प्लाज्मोडियम, फाइलेरिसिस इज कॉस्ड बाय वाउचेरिया, टाइफाइड इज कॉस्ड बाय सल्मोनेला टाइफी, निमोनिया इज कॉस्ड बाय हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। और अपने साथ मैचिंग हो गई 3, 4,
1 2, तो फिर 3 4 1 2 की अगर कहानी हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारे पास बेटा 170 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। 171 की बात करी जाए, विच डिसीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिट पैथोजन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन लिम्फेटिक वेसल, तो आपको याद होना चाहिए वो कौन सी डिसीज है जो लिम्फेटिक वेसल एसोसिएटेड होती है। लिम्फेटिक एसोसिएटेड जो वेसल है बेटा वो हमें याद रखना होगा कि जो वाउचेरिया बैनक्रफ्टी का नाम आपने सुना था और मलाई का नाम सुना था, ये दोनों रहते थे लिम्फ वेसल्स में। लिम्फ वेसल्स में जो कॉज करते थे एलिफेंटाइटिस, जिसका दूसरा नाम था फाइलेरिसिस, और इनके वेक्टर के तौर पर आपने एडिस को याद किया था। सो इट इज केस ऑफ एलिफेंटाइटिस, तो 171 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। Identify the microorganism which responsible for production of immunosuppressive agent molecule cyclosporin A। तो बेटा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसुप्रेसिव मॉलिक्यूल होता है और इसे ऑब्टेन किया जाता है बेटा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, पॉलीस्पोरम से। और याद रखना है कि ट्राइकोडर्मा ड्यूट्रोमाइसिटीज का मेंबर होता है और ये रूट बॉर्न पैथोजन से बचाने का, इकोसिस्टम को बचाने का मीडियम भी होता है। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटारिकम को याद रखें ब्यूटारिक एसिड के लिए, एस्परजिलस को सिट्रिक एसिड के लिए, और स्ट्रेप्टोकोकस सेरिवेसी नहीं होती, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी जिसे आपने ईस्ट कहा था, जो हमें ब्रेड बियर बनाने के काम में आई थी। तो 172 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। 170 की 173 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। बेटा इनमें से किसे आप ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट कहेंगे? तो हम लोगों ने देखा बेटा कि जो लाइपेस है ये ऑयल स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए डिटर्जेंट में मिलेगा, और साइक्लोस्पोरिन ए को अभी आपने इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग कहा था। अब बेटा स्टेटिन को ही हम लोग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट कहते हैं, मोनस्कस परप्यूरियस ईस्ट से ऑब्टेन की जाती है। और बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेस को क्लॉट बस्टर कहा जाता है, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन करी जाती है। तो 173 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेम ऑफ पीसीआर चेन रिएक्शन। तो बेटा पीसीआर चेन रिएक्शन में पहले डीनेचुरेशन होता है, फिर एनीलिंग होता है और फिर एक्सटेंशन होता है। इस सीक्वेंस को याद रखेंगे तो पहले डीनेचुरेशन, फिर एनीलिंग और फिर एक्सटेंशन होता है। प्राइमर का जुड़ना एनीलिंग होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड में तोड़ जाना डीनेचुरेशन कहलाता है। जो प्राइमर एक्सटेंशन में जोड़ा गया है उसका एक्सटेंशन करके डीएनए की लेंथ को बढ़ाना एक्सटेंशन कहलाता है। 174 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। The term competent refers to। अब बेटा जो competent टर्म है ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो जो होस्ट होता है, अगर होस्ट बेटा बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये होती है हाइड्रोफोबिक, और बेटा ये जो आरडीएनए बनाया गया है ये नेगेटिव चार्ज है और ये है हाइड्रोफिलिक। तो इस आरडीएनए को इस होस्ट सेल के अंदर जाना पड़ेगा। तो होस्ट सेल इस आरडीएनए को एक्सेप्ट करने लायक नहीं होती, तो होस्ट सेल जनरली नॉन कॉम्पिटेंट होती, उसे कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। और कॉम्पिटेंट बनाने के लिए पहले आप डाईवैलेंट कैटायन का यूज करते हैं और फिर आरडीएनए विद सेल आइस में रखते हैं, फिर हीट शॉक दिया जाता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड और वापस आइस में रख दिया जाता है, बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट हो जाती है। सो इट इज ए केस ऑफ ऑप्शन थर्ड, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी विद विच डीएनए इंटर इन बैक्टीरियम थ्रू द पोर ऑफ सेल वॉल। याद रखेंगे ये सारा केस होस्ट अगर बैक्टीरिया है तब लागू होगा। प्लांट और एनिमल के लिए आपने माइक्रो इंजेक्शन और जीन गन की बात करी है। तो 175 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। विच जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis हैज बीन नोन टू कंट्रोल कार्नवोरर। कार्नवोरर से मुक्ति पाने के लिए कौन सी बीटी जीन का आप यूज करेंगे?
तो हम लोगों ने देखा था कि भाई कॉटन बॉल वर्म से बचने के लिए आपने क्राई 1 AC का यूज किया था, क्राई 2 AB का यूज किया था। तो भैया इन दो का यूज तो आपने कॉटन बॉल से बनने से तो HLA का केस है नहीं, ठीक। तो क्राई 1 AC का यूज और क्राई 2 AB का यूज तो आपने कॉटन बॉल वर्म से। अब आपके पास बच कौन गया? क्राई 1 AB। इसी का यूज आप कार्न बोरर से बचने के लिए करेंगे। नेक्स्ट देखिए 176 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 177, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक सर्व एज ए पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोस? कौन सी टेक्निक है जो अर्ली डायग्नोस में जाती है? तो बेटा RDNA टेक्नोलॉजी अर्ली डायग्नोस, PCR अर्ली, एलिसा अर्ली। लेकिन ये कन्वेंशनल मेथड जो होते हैं जिनमें आपने ब्लड और सीरम टेस्टिंग कराई थी, ये अर्ली डिटेक्शन के काम में नहीं आते। तो 177 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। Which organism is known as natural genetic vector for the plant? तो बेटा नेचुरल जेनेटिक बैक्टीरियल वेक्टर के तौर पर आप एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस को याद रखते हैं। इसे आप डिसआर्म्ड पैथोजिन वेक्टर भी कहते हैं। और एनिमल के केस में आपने रिट्रोवायरस को याद किया है। तो 178 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, ध्यान रखना है। पहला कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA वाज डन बाय कोहेन एंड बायर इन 1972। यस, 1972 में कोहेन एंड बायर ने पहले रिकॉम्बिनेंट DNA को बनाया। जेनेटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को लाया गया, नेटिव प्लाज्मिड सल्मोनेला टाइफी का निकाला गया जो ऑटोनॉर्मली रेप्लिकेटेड एक्स्ट्रा सर्कुलर DNA था, और उसे सल्मोनेला टाइफी जैसे बैक्टीरिया इकोलाई में इंट्रोड्यूस कराया गया। तो पहला रिकॉम्बिनेंट DNA 1972 में बना था। याद रखेंगे NCERT में 1972 में इकोलॉजी में भी कोई काम हुआ है, आप उसे ध्यान से देखेंगे ऐसा कौन सा काम है जो इकोलॉजी में 1972 में हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ डिसऑर्डर पैथोजिन इज मॉडिफाइड टाइप्लाज्मिड। यस, हम लोगों ने एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस और रिट्रोवायरस में इस कहानी को पढ़ा था। जो पैथोजेनिक नेचर था उस टाइप प्लाज्मिड को हटा दिया गया, उसकी जगह आपने बढ़िया प्लाज्मिड लगाकर उसे आगे बढ़ा दिया गया। दिस इज ट्रू। यूज ऑफ PCR चेन रिएक्शन मेकिंग मल्टीपल ऑफ द जीन ऑफ कॉपी ऑफ द जीन। यस, हमने PCR का यूज ही एम्प्लीफिकेशन के लिए किया, मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए किया। 179 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्निशन साइट इज नॉट प्रेजेंट इन PBR 322? इनमें से कौन सी रिकॉग्निशन साइट PBR 322 में नहीं पाई जाती? तो PBR 322 आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड वेक्टर है जिसमें आपने 8 RE की साइटेड देखी थी, एक रोप कोड देखा था, 2 सिलेक्टेबल मार्कर देखा था, लेकिन उसमें बेटा हिंद सेकंड और PST सेकंड की कोई भी रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं होती। तो 180 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ।